एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। वैसे तो कहते हैं कि पति और पत्नी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, अगर एक पहिया ना हो तो दूसरा पहिया भी नहीं चल सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों में आपसी सहमति जरूर होना चाहिए और प्यार और मोहब्बत होना चाहिए और एक दूसरे की भावनाओं को अच्छी तरह समझना चाहिए। मेरे माँ बाप तो इस दुनिया में नहीं थे। मैंने एक बरखा नाम की लड़की से शादी कर ली। वैसे तो वो बला की खूबसूरत थी और शादी भी मैंने चटमंगनी और ब्याह कर लिया था। ज़्यादा छानबीन नहीं की क्योंकि लड़की की माँ को मैं काफ़ी दिनों से जानता था। वह एक बहुत अच्छी औरत थी और उसके पापा भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने अपने ही देवर को अपने बेटे की तरह पाला था और उनकी एक बेटी बरखा थी जिससे मैंने शादी की थी। पढ़ी लिखी थी, खूबसूरत थी। अभी मेरी शादी को 1 हफ्ता हुआ था। मैं ऑफिस से कुछ जल्दी घर पर आ गया था। मेन गेट की चाबी मेरे पास होती थी और मैं ही दरवाजे का लॉक खोलकर सीधे अंदर आ जाता था क्योंकि मेरी पत्नी बरखा काम में बिजी होती थी और घर में हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने आज दरवाज़ा खोला तो मुझे बरखा के खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ आने लगी। पहले तो मुझे हैरानी हुई, वह ऊंचा ऊंचा क्यों हंस रही है। घर में तो मेरे और उसके अलावा कोई भी नहीं होता और वह मोहल्ले में आना जाना और मेल मिलाप भी कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। कोई पड़ोसन हमारे घर नहीं आती थी और मैंने उसे फ़ोन पर भी ज़्यादा मायके में बात करते हुए नहीं देखा था। बड़ी ही चुप और शांत स्वभाव की लड़की थी। हमारी शादी को अभी सिर्फ 1 ही महीना हुआ था और इस 1 महीने में मैंने उसे बहुत ही कम बातचीत करते देखा था। खैर, मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो किचन बिल्कुल खाली था। बरखा के हंसने की आवाज़ कमरे से आ रही थी। मैं भी कमरे की तरफ ही चल दिया, लेकिन जैसे ही मैं कमरे के दरवाजे तक पहुंचा, बरखा के साथ साथ मुझे एक मर्द की हंसने की आवाज़ भी आई। मैं जो अपने कमरे के दरवाजे का लॉक घुमाने ही लगा था कि उस लड़के की हंसने की आवाज़ पर मेरा हाथ वहीं रुक गया था। ये कौन था जो मेरी पत्नी के कमरे में मौजूद था? मेरा दिमाग तो घूम कर रह गया था। मैंने गुस्से से कमरे का लॉक घुमाना चाहा तो मुझे हैरत का बड़ी ही जोरदार झटका लगा था क्योंकि दरवाज़ा लॉक था। अब तो मेरा पारा हाई होने लगा था। मेरी पत्नी किसके साथ कमरा बंद करके अंदर बैठी थी और ऊंचे ऊंचे ठहाके लगा रही थी। मैंने बड़ी जोर से दरवाज़ा बजाया। एकदम ही अंदर सन्नाटा सा छा गया था, बिल्कुल खामोशी। कुछ देर बाद ही बरखा की आवाज़ आई, कौन है? मैंने कहा, कौन हो सकता है? दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ। मेरी आवाज़ सुनकर फौरन से कमरे का दरवाज़ा खुला था, लेकिन थोड़ा ही खुला था और उस पर बरखा खड़ी हुई थी। कहने लगी, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? अभी तो आपके ऑफिस से वापसी का समय नहीं हुआ है। वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। मैंने कहा, हाँ, आज ऑफिस में ज़रा काम कम था, इसलिए बॉस ने छुट्टी दे दी। ये कहकर मैंने देखा वह ना दरवाज़ा पूरा खोल रही थी, ना मुझे अंदर आने की जगह दे रही थी। मेरे हाथ में लैपटॉप का बैग था। मैं थामा हुआ आया था। फिर ये सोचकर भी मेरी जान निकल रही थी, आखिर मेरे कमरे में कौन? मैंने कहा, बरखा पीछे हटो, मुझे कमरे में आना है। बड़ी मुश्किल से उसने दरवाज़ा खोला था। सामने बेड पर बैठे एक आदमी को देखकर मेरा सारा गुस्सा हवा हुआ था क्योंकि वह तो मेरा चचेरा ससुर था, मेरी पत्नी का चाचा। मैं भी न जाने क्या क्या सोच रहा था। अब मुझे अपनी सोच पर अफसोस हुआ था। मुझे देखकर वह भी घबरा गया था, शायद इसलिए कहीं मैं उन मर्दों में से ना हो जाऊं जो ससुराल में पत्नी के मायके वालों को देखकर माथे पर बल डाल लेते हैं। मैंने कहा, अरे अमन अंकल, तुम आए हो? मेरे पत्नी के चाचा मेरे पत्नी से बस 2-3 साल के ही बड़े होंगे। वे देखने में उसके भाई जैसे लगते थे। मेरे कहने का अंदाज अब बिल्कुल नॉर्मल और शांत हो चुका था। जो गुस्सा थोड़ी देर पहले मुझ पर चढ़ा हुआ था वह झाग की तरह बैठ गया था। वे फौरन से खड़े होकर मेरी तरफ आ रहे थे हाथ मिलाने के लिए। मैंने उनसे हाथ मिलाया और कहा, बैठो बैठो, तुम कब आए? मेरे सवाल पर जवाब देने के बजाय वह बरखा की तरफ देख रहा था। बरखा कहने लगी, बस अभी अभी आए हैं, आपके आने से कुछ देर पहले ही। मैंने कहा, तो ठीक है, इसमें इतना घबराने की क्या ज़रूरत है? फिर मैंने बड़े अपनेपन से अमन चाचा के कंधे पर हाथ रखा। मैंने कहा, तुम्हारी भतीजी का घर है भाई, क्यों परेशान हो रहे हो? फिर मैंने बरखा से कहा, अपने चाचा जी को खाना वाना तो खिला दिया है ना कि नहीं, या बस बातों से ही उनका दिल भरना चाह रही हो? बरखा भी मेरे नॉर्मल व्यवहार को देखकर अब कुछ रिलैक्स हो चुकी थी। अमन का भी रुका हुआ सांस बाहर हुआ था। मैंने खाना उन दोनों के साथ ही खाया था। अमन चाचा खाना खाते ही घर से चले गए। मैंने बरखा से कहा कि तुम्हारे चाचा अगर घर आए थे तो कमरे में छुपकर क्यों बैठे थे? घर में तुम्हारे अलावा तो कोई नहीं था, फिर कमरा बंद करने के भला क्या ज़रूरत थी? मैंने ये बात यूं ही आम से अंदाज में कही थी, लेकिन बरखा तो यूं परेशान हुई
जैसे मैंने न जाने उससे क्या पूछ लिया हो। हकलाते हुए कहने लगी, बस मैं और अमन, अमन और मैं। शायद उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात कैसे बनाए। अगर अमन की जगह बरखा का कोई और भी रिश्तेदार होता तो शायद मैं शक करता, क्योंकि मेरी पत्नी की बदहवासी और घबराहट और माथे पर चमकने वाला पसीना और मुझसे बार बार नजरें चुराना मुझे शक में डाल रहा था। लेकिन मैं शक कर ही नहीं सकता था, क्योंकि अमन मेरी पत्नी का चाचा था और एक चाचा और भतीजी का रिश्ता कितना पवित्र और पाक होता है, मैं इस बात को अच्छी तरह जानता था। लेकिन जब मैं अगले दिन ऑफिस से वापस आया, तब भी मेरी पत्नी का चाचा अमन मेरे घर में मौजूद था और वैसे ही कमरा बंद था और अंदर से लॉक था। ये तो अब रोज का रूटीन बनता जा रहा था। अमन का रोज रोज मेरे घर आना मुझे पसंद नहीं था। एक दिन तो मैंने अपनी पत्नी बरखा से कह दिया था कि अमन रोज रोज हमारे घर क्यों आ जाता है। मेरे कहने पर वो कुछ परेशानी का शिकार हुई थी। कहने लगी, शादी से पहले हम दोनों का समय एक साथ ही गुजरता था। उन्हें मेरी आदत है, क्योंकि मेरी माँ ने उन्हें अपने बेटे की तरह पाला था और मुझे उनकी अब इतनी जल्दी तो आदत नहीं बदल सकती। लेकिन धीरे धीरे वे खुद बहुत पीछे होते जाएंगे। मैंने सोचा उसकी बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरी पत्नी अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी और उसके चाचा भी उसके हम उम्र थे, तो वे दो ही चाचा भतीजी और कोई तीसरा बहन भाई नहीं था। इस तरह उनका एक दूसरे के साथ अटैच होना तो एक नेचुरल सी बात थी। मैंने कहा, कोई बात नहीं। यहाँ तक तो बात मुझे भी समझ आती थी, लेकिन बंद कमरे में मेरी पत्नी और उसके चाचा का होना मुझे अजीब सा लगता था और उस पर दरवाजे का लॉक भी होना, कभी कुंडी का लगा होना कुछ अजीब था। एक बार तो जब मैंने देखा, मेरा दिल बेचैन सा हो गया था। आज भी मैं ऑफिस से जल्दी वापस आ गया था। न जाने क्यों मेरा दिल अब ऑफिस में नहीं लगता था। घर में मैं और मेरी पत्नी अकेले होते थे और मेरी माँ जिंदा भी नहीं थी और पापा तो अब बाहर विदेश में अरब कमाने गए थे। वे 3 या 4 साल बाद ही घर पर आया करते थे। ना ही मेरा कोई बहन भाई था। मेरे दोस्त वगैरह थे, लेकिन मेरी पत्नी वहां पर जाना पसंद नहीं करती थी। शादी के शुरू के दिनों में मेरे ऑफिस के कोलीग ने मुझे अपने घर दावत पर बुलाया था। मैंने बरखा से कहा भी वह तैयार हो जाए, मेरी दोस्त की पत्नियों से मिला जुला करे, उसका भी दिल लग जाएगा। लेकिन उसने साफ मना कर दिया। कहने लगी, मुझे ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है। हालांकि औरतें तो दोस्ती बढ़ाने में जरा भी सब्र से काम नहीं लेती। वह मोहल्ले में किसी के घर भी आती जाती नहीं थी। पड़ोसियों को भी अपने घर पर ज्यादा आने नहीं देती थी। अजीब से अलग ही मिजाज की लड़की थी। हालांकि मैं बहुत ही खुशमिजाज और मिलनसार इंसान था। मेरे दोस्तों का सर्कल भी काफी बड़ा था, क्योंकि माँ तो थी नहीं और बाप मेरे पास नहीं रहते थे, इसलिए मेरे लिए मेरे दोस्त ही सब कुछ थे। मेरी पत्नी की एक आदत बड़ी अजीब थी। जब भी मैं उसके करीब आता, वह मुझे होश में नहीं लगती थी। ऐसा लगता है जैसे वह आधी नींद में हो और आधी होश में हो, या शायद ये मेरा वहम था। मुझे पत्नियों का ज्यादा मायके में आना जाना पसंद नहीं था। बरखा ने शादी के तीसरे दिन ही मायके जाने के लिए कहा। उस वक्त मैंने ऐतराज नहीं किया था, उसे मायके ले गया था। लेकिन जब उसने हर 2-3 दिन के बाद यही रट लगाना शुरू कर दी, तो मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया। मैंने कहा, देखो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। तुमने अपनी जिंदगी के 18-19 साल अपने मायके में ही बिताया है, बेहतर है अब अपने घर पर ध्यान दो। हाँ, मुझे इस बात पर कोई ऐतराज नहीं है कि तुम किसी से मिलो, तुम सबसे मिलो, लेकिन हर समय मायके में लड़की का दिमाग रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसी लड़कियों के घर नहीं बसते। मेरी बात सुनकर वह बिल्कुल चुप हो गई थी, कुछ नहीं बोली थी। मेरी शादी को 4 महीने से ऊपर का समय बीत गया था, लेकिन मेरी सास कभी भी मेरे घर नहीं आई थी। बस ये चाचा था जो रोज आ जाता था और ज्यादातर उस समय आता जब मैं ऑफिस में होता था। इत्तेफाक से जब कभी मैं ऑफिस से जल्दी घर आ जाता तो वो मुझे घर पर ही नजर आता था। कभी ऐसा होता कि मैं ऑफिस से वापस घर आता तो वो मेरे कमरे से बाहर निकल रहा होता। आज भी ऐसा ही हुआ था। शायद उसे ये मालूम हो गया था कि मैं जल्दी घर वापस आ सकता हूँ, इसलिए वह घर से बाहर निकल रहा था। जब मैंने घर के अंदर दाखिल हुआ और मेन गेट पर चाबी लगाकर उसे खोलना चाहा तो दरवाजा पहले से ही खुल गया और सामने मेरी पत्नी का चाचा खड़ा था। एकदम मुझे देखकर वह बुरी तरह से घबरा गया था। एक तो मुझे इन दोनों चाचा भतीजी के घबराने की आदत समझ नहीं आती थी। ना ही मैं कोई सख्त मिजाज था, ना ही डांट डपट की आदत थी। मैंने तो बड़े प्यार से बरखा को समझाया था कि मुझे उसका बार बार मायके जाना पसंद नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों ये दोनों मुझे देखकर बदहवासी का शिकार हो जाते थे। ना चाहते हुए भी मेरा दिमाग उलझने लगा था। वह मुझे देखकर कहने लगा, आप अब आए हैं? मैं तो आपका इंतजार करते करते जाने ही लगा था, उसने कहा और चुपचाप चला गया। लेकिन मुझे बड़ी अजीब सी नज़रों से देख रहा था। शायद
उसे मेरा समझाना बुरा लग गया था। अगर लगा भी था तो लगता रहे, उसे खुद समझना चाहिए था कि वह क्या कर रहा है। खैर, मैं घर में दाखिल हुआ। बरखा शायद अभी भी अपने कमरे में ही थी। मैं भी सीधा कमरे में चला गया, लेकिन जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ मेरा दिल धक से रह गया था। बरखा वॉशरूम में थी और नहा रही थी। सामने बेड की चादर बुरी तरह से बिखरी हुई थी। ये देखकर मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ा था कि अचानक मेरी नज़र टेबल पर रखी हुई घड़ी पर पड़ी, जो कि मर्दाना घड़ी थी, और उस घड़ी के पास बरखा की चूड़ियां भी उतरी हुई पड़ी थी। अगर ये घड़ी उसके चाचा अमन की थी तो बेड पर ऐसा क्या हुआ था जो पूरे बेड की हालत खराब थी? ये सोच कर तो मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मैं तो अभी इसी उलझन में घिरा हुआ था। एक और धमाका मेरे सर पर हुआ था। बेड से नीचे एक प्रोटेक्शन का खाली पैकेट भी पड़ा हुआ था, और उस पैकेट को देखकर मैं सांस लेना ही भूल गया था। मेरे दिमाग में जो बात आई थी मैं उसे सोचना भी पाप समझता था, लेकिन जो कुछ कमरे की हालत थी वह सब कुछ इस बात की गवाही दे रही थी कि अभी इस कमरे में कुछ देर पहले क्या हुआ था। जब वॉशरूम का दरवाजा खुला, गीले बाल पर तौलिया लपेटे बरखा बाहर आई थी, लेकिन मुझे देखकर रुक गई। कहने लगी, आपके ऑफिस की ड्यूटी बदल गई है क्या? अब आप अक्सर जल्दी आने लगे हैं। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बेड की चादर उस पैकेट के ऊपर से अपनी नजरें नहीं हटाई थी। बेड पर अपनी चूड़ियां देखकर फौरन से बरखा ने अपनी चूड़ियों को देखा था, फिर चूड़ियां पहनने लगी। शायद उसकी नज़र अब तक उस पैकेट पर नहीं पड़ी थी। मैंने कहा, ये चादर क्यों बिखरी हुई है? तो कहने लगी, बस सफाई करने ही वाली थी। आपके आने से पहले कमरा बिल्कुल साफ रखती हूँ। आज आप जल्दी आ गए हैं, इसलिए आपको बिखरा हुआ लग रहा है। ये कहकर वह अपनी चूड़ियाँ उठाने लगी और अपनी कलाइयों में पहनने लगी। साथ ही साथ उसने उस मर्दाना घड़ी को अपनी मुट्ठी में दबोचा था। शायद मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसके साथ ही तकिया सही करने लगी। मैंने झुककर वह पैकेट उठाया और उसके सामने किया, जिसे देखकर उसके चेहरे की रंगत बिल्कुल उड़ गई थी। मैंने कहा, बरखा, ये क्या है? कुछ देर तो वह कुछ बोल ही नहीं पाई थी। फिर कहने लगी, शायद रात वाला पैकेट है, मैं डस्टबिन में डालना भूल गई होंगी। मैंने कहा, लेकिन बरखा, हमारे बीच रात को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर ये पैकेट कहाँ से आया? कहने लगी, ओफो अजय, आप तो बाल की खाल निकालते हैं। रात को नहीं हुआ था, लेकिन उससे पिछली रात को तो हुआ था। शायद बेड के नीचे चला गया होगा और अब चप्पलों के साथ इधर उधर कहीं से कहीं चला गया होगा। कमरे की सफाई नहीं हुई है तो पैकेट भी कमरे के अंदर ही पड़ा है। मुझे उसके जवाब से संतुष्टि नहीं हुई थी। फिर मैंने कहा, तुम क्या कर रही थी? कहने लगी, कुछ भी तो नहीं, बस यही सोच रही थी कि नहाने के बाद कमरे की सफाई करूंगी। बस खाना बनाया था तो गर्मी लग रही थी, इसलिए सोचा पहले नहा लूं। मैंने पूछा कि आज अमन आया था? ये सवाल मैंने जानबूझकर किया था, हालांकि मुझे पता था कि वह आया था, क्योंकि वह तो मुझे गेट पर ही मिल गया था। लेकिन उसके सवाल ने मुझे हैरान कर दिया था, क्योंकि वह ना में सर हिला रही थी। कहने लगी, नहीं, वह तो नहीं आया था। भला वह रोज क्यों आएगा? मैं तो उसका जवाब सुनकर ही अपनी जगह जम सा गया था। वह मुझसे क्यों झूठ बोल रही थी? मैंने उसे गेट पर खुद देखा था। शायद बरखा को यही लगा होगा कि मैं अमन के जाने के बाद ही घर में दाखिल हुआ होऊंगा। मैंने जानबूझकर बरखा को यह नहीं बताया कि मैंने उसे बाहर गेट पर मिल चुका हूँ। वह मुझसे कहने लगी, आपके लिए खाना लगाती हूँ, आपको भूख लगी होगी। लेकिन मेरी तो सारी भूख मर चुकी थी। मेरा दिमाग साए साए कर रहा था। जो बातें मैं सोचना भी नहीं चाहता था वो मेरे दिमाग में घूमने लगी थी। लेकिन जब मैंने बरखा और अमन के रिश्ते के बारे में सोचा तो मुझे अपनी सोच पर ही अफसोस होने लगा था। लेकिन मैं ऐसा सोचने पर मजबूर हो रहा था। जाहिर में तो मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था। मेरा दिल बुरी तरह से परेशान हो चुका था। एक बार मैं ऑफिस जाने के लिए घर से निकला ही था तो मेरे सामने वाले घर में रहने वाला पड़ोसी भी उस समय घर से निकला। मेरी उससे अच्छी हाय हेलो थी। मुझसे कहने लगा, अगर तुम बुरा ना मानो तुमसे एक बात कहूँ। मैंने कहा कि बुरा मानने वाली क्या बात है, तुम्हें जो कहना है वह कह सकते हो। कहने लगा, तुम्हारे घर से जाते ही कुछ देर के बाद एक लड़का तुम्हारे घर पर आता है और फिर तुम्हारे ऑफिस से आने से पहले वह चला जाता है। ये सुनकर मुझे बहुत हैरानी का झटका लगा था। तो क्या अमन मेरे घर से निकलते ही फौरन आ जाता था? इतने घंटे वह आखिर करता क्या था? खैर, मैंने उस आदमी को तो कह दिया था कि हाँ, वो मेरा चचेरा ससुर है और मैंने ही उसे कहा है कि उसकी भतीजी अकेली होती है तो वो आ जाया करे। मेरी बात सुनकर उसने हैरत का इजहार किया और फिर बात बदल दिया। तो ये सोचकर परेशान था कि आखिर अमन इतने घंटे घर में करता क्या है? क्या उसका अपना कोई काम नहीं है? ऐसी भी क्या भतीजी से मोहब्बत की उसके घर में ही आकर बैठ जाया करे? एक बार सोचा कि ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ,
मैंने उस दिन यही किया था। घर में ऑफिस के लिए निकला, लेकिन ऑफिस जाने के बजाय मैंने वहीं पेड़ की आड़ में छुपकर बैठ गया, जहां से मुझे कोई भी देख ना सके। वैसे भी सुबह के समय हमारी गली में ज़्यादा आना जाना नहीं होता था, इसलिए मुझे किसी ने पेड़ के पीछे खड़ा नहीं देखा था। अभी 1 ही घंटा गुजरा था। मैंने अमन को उसकी बाइक के साथ अपने घर के दरवाजे के पास देखा। उसने वही अपनी बाइक खड़ी की और जैसे ही घर के दरवाजे पर दस्तक दी, फौरन से बरखा ने दरवाज़ा खोल दिया। वह उस वक्त मुस्कुरा रही थी। वह दोनों ही अंदर जा चुके थे। ये देखकर मुझे अपनी पड़ोसी की बात पर विश्वास हो गया। मैं अपने घर की पिछली तरफ से दीवार कूदकर घर के अंदर आ गया और धीरे से पिछली तरफ खुलने वाले खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया, जो कि मेरे कमरे के अंदर खुलती थी। जैसे ही मैंने खिड़की खोलने की कोशिश की तो वह अंदर से लॉक थी। मैं ये सोच रहा था कैसे बात का पता लगाऊं कि दोनों चाचा भतीजी कमरे में क्या करते हैं। मैं धीरे धीरे से चलता हुआ घर के बाहर की तरफ आने लगा तो मैंने देखा कि उनकी बातों की आवाज़ किचन से आ रही थी, जो कि बाहर की तरफ ही बना हुआ था और आंगन में मौजूद किचन की खिड़की इसी तरफ थी। और उस समय ऐसा इत्तेफाक था कि खुली हुई थी। बरखा चाय बना रही थी और अमन उसके साथ ही खड़ा बातें कर रहा था। और उनके बीच जो बातें मैंने सुनी उसने मेरे होश उड़ाकर रख दिए थे। चाचा भतीजी के रिश्ते का ये रूप मैंने पहली बार देखा था। उन दोनों की बातें सुनकर मेरे दिमाग की नसें चीखने लगी थी। मैंने देखा कि अमन बरखा को अपने सीने से लगाए हुए किचन से बाहर ले गया और फिर वे जाकर कमरे में बंद हो गए थे। उनके हंसने की आवाज़ बाहर तक आने लगी। जिस तरह की बातें हो रही थी, मेरे रगों में खून दौड़ने लगा था। मैं वापस फिर से उसी दीवार की तरफ चला गया और वहां से निकलकर मैं करीबी एक पार्क में आकर बैठ गया। मैंने अपना चकराता हुआ सर अपने दोनों हाथों में लिया। इस पवित्र रिश्ते की जो हकीकत मेरे ऊपर खुली थी, मेरा सब्र जवाब दे गया था। अमन बरखा से यही कह रहा था कि हम कब तक यूं ही छुप छुप कर मिलते रहेंगे। तुम क्यों इस बात का हल नहीं निकाल रही हो? जब भी तुम्हारे करीब आता हूँ तो तुम्हारे पति का डर लगता है, कहीं वह आ न धमके और हमें देख ना ले। मैं तो तुम्हें जी भर के प्यार भी नहीं कर सकता। कैसा चाचा था और वह कैसी बातें कर रहा था। उसकी बात सुनकर बरखा कहने लगी थी कि मेरे बस में नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ अमन। अमन कहने लगा, मुझे रात में नींद नहीं आती जब ये सोचता हूँ कि वह कमीना तुम्हारे पास होगा। मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वह कहने लगी कि मैं रात को नींद की दवा ले लेती हूँ ताकि जो कुछ भी हो वो मेरे होश में ना हो, इसलिए मैं उसे रोक तो नहीं सकती। जब वो मेरे करीब आता है तो मुझे उससे बहुत घिन महसूस होती है। मैं उसे अपने होश हवास में अपने करीब आने नहीं देना चाहती, इसलिए उसके कमरे में आने से कुछ देर पहले ही मैं नींद की गोलियां खा लेती हूँ और जब तक वो मेरे करीब आता है मैं कुछ कुछ नींद में चली जाती हूँ। मैं ही जानती हूँ उस समय कैसे गुजरती हूँ। इससे पहले कि बरखा कप में चाय डालती, अमन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे किचन से बाहर ले जाकर मेरे कमरे में ले गया। कमरे के लॉक होने की वजह से मैं समझ गया था कि अंदर कौन सा बेहुदा काम हो रहा है, लेकिन दो सगे चाचा भतीजी ये घिनौना काम कैसे कर सकते हैं? मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। मैं सीधा पार्क से उठकर अपने ससुराल चला गया, जहां मेरी सास के अलावा उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। मैंने अपने सास से कहा कि आपने अपने दोनों चाचा भतीजे की कैसी परवरिश की है कि अमन रोज मेरे ऑफिस से जाने के बाद मेरे घर आ जाता है और फिर अपनी ही भतीजी के साथ पाप करता है और आपकी बेटी भी उसके साथ इस पाप की भागीदारी होती है। वह मेरे साथ बस मजबूरी का रिश्ता निभा रही है। मेरी बात सुनकर मेरी सास के रंगत बिल्कुल उड़ गई थी। कहने लगी, अमन तुम्हारे घर क्यों जाता है? मैंने कहा, ये तो आप अच्छे से जानती होंगी। मेरी बात सुनकर वह अपना सर पकड़कर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, सच्चाई ये है कि अमन मेरा सगा देवर नहीं है, मैंने उसे पाला है। मैंने अपनी बेटी के बाद दोबारा मां नहीं बन सकी थी। मेरा पति मेरे देवर को किसी फुटपाथ से उठा लाया था और उन्होंने ये बताया कि ये बेटा मेरे पापा की आखिरी निशानी है। वह इसलिए ताकि मैं उससे कोई सवाल जवाब ना करूं, और मेरे अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था तो मैंने बड़ी शौक से उसे पाला था। उसे 3 साल पालने के बाद ही मेरी बरखा पैदा हो गई थी, लेकिन ये सुनकर मुझे भी बुरा लगा था। मैंने कहा कि मैं जानता हूँ कि वह आपका सगा देवर नहीं है। मैं ही जानती हूँ कि उसको मैंने गोद लिया था और मैं जानती थी कि ये दोनों आपस में मोहब्बत करने लगे हैं, इसलिए मैंने अमन को शहर भेज दिया था और बरखा का रिश्ता तुम्हारे साथ तय कर दिया। लेकिन मैं जानती थी अगर ऐसा हो गया तो मैं बदनाम हो जाऊंगी, इसलिए मैंने अमन को बहाने से दूर शहर भेज दिया और बरखा का मोबाइल भी छुपा लिया और तुमसे शादी के लिए जल्दी करने लगी। मुझे अपने समाज में जलील नहीं होना था।
जहाँ सबको ये पता था ये दोनों चाचा भतीजी हैं। लेकिन मैं ही जानती थी कि अमन को मैंने गोद लिया है, लेकिन मैं नहीं जानती थी ये दोनों ऐसी घटिया हरकत भी करेंगे। वे अपने दोनों हाथ जोड़कर रोने लगी, कहने लगी, मैं तुम्हारे सामने विनती करती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। अगर मुझे जरा भी पता होता ये दोनों पाप कर बैठेंगे तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी ये जुल्म ना करती। मैं वहाँ से चुपचाप वापस लौट आया था। इस रिश्ते की हकीकत बहुत ही घटिया थी। मैंने घर आते ही दरवाज़ा बड़ी जोर से धड़-धड़ किया था, क्योंकि मैं जानता था उस वक्त अमन घर में ही मौजूद होगा। ये कहकर मैं बरखा को और अमन को उसी वक्त अपने घर से निकाल दिया। मैंने कहा, ले जाओ ऐसी औरत को जिसके लिए उसके पति की संगत उसे तकलीफ देती हो। मुझे उसे अपने घर में नहीं रखना, क्योंकि मेरी नज़र में ऐसी औरत की कोई इज्जत और अहमियत नहीं होती है जो अपने पति के साथ बेवफाई करे और दूसरे मर्द के साथ रातें रंगीन करे, वह भी मोहब्बत के नाम पर। अगर मोहब्बत थी तो ये लड़की शादी मेरे साथ शादी करने से इनकार कर देती, लड़ती झगड़ती कुछ भी करती, लेकिन मुझसे शादी ना करती। मेरी बात सुनकर वे दोनों यहाँ से जा चुके थे। कुछ ही दिन बाद मैंने बरखा को डिवोर्स देकर पेपर भिजवा दिए थे। इस बात को 5 साल का समय बीत गया है, लेकिन मैंने दूसरी शादी अभी तक नहीं की, क्योंकि औरत की बेवफाई सहना बहुत ही मुश्किल काम होता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।